Hello, my dear students. Today I am giving a explanation regarding the topic physics and topic is energy. ऑलरेडी ये ICSE में भी है, CBSE का भी पार्ट है. ये सारे यूजफुल है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी है. बट यहाँ पे मैं ICSE फिजिक्स से रिलेटेड कुछ जो भी टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो दोनों के लिए यूजफुल है. ICSE फिजिक्स के नाम से भी हो सकता है और ये आपके CBSE में भी इसका यूज है. ओके, तो उस टॉपिक पे बात करते हैं. सबसे पहले एनर्जी. ऑलरेडी क्लास 6, 7, 8 में एनर्जी के नाम से है चैप्टर का, और क्लास 10th में जाओगे तो वर्क, एनर्जी और पावर के नाम से है. तो ये सारे टर्म्स जो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे वो दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंस रखता है. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में. एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कॉज एंड वर्क इज द इफेक्ट. अगर किसी बॉडी में एनर्जी है तभी वो काम करेगा. यानी एनर्जी उसका रीजन हो गया, कॉज हो गया, और वर्क जो है उसका इफेक्ट हो गया. ओके, एनर्जी इज द कॉज एंड वर्क इज द इफेक्ट. वर्क इज द इफेक्ट. यानी अगर कोई भी बॉडी में अगर एनर्जी नहीं है, इट मीन्स कि वो कोई भी काम नहीं कर सकता. देन नो वर्क डन विल बी बाय दैट बॉडी. यानी उस बॉडी के द्वारा अगर कोई एनर्जी नहीं है तो कोई काम नहीं कर सकता. सिंपल सी बात है कि अगर एनर्जी होगा तभी वो काम करेगा. ओके, तो जो है हम ये कह सकते हैं कि वर्क एंड एनर्जी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. यानी दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं. ईच अदर यानी एक के बिना दूसरा का कोई वो नहीं है वजूद, और दूसरे के बिना पहले का नहीं है. अगर एनर्जी है तो बॉडी काम करेगी, अगर एनर्जी नहीं है तो कोई वर्क नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो और इसीलिए वर्क डन और एनर्जी का SI यूनिट दोनों के लिए जूल ही होता है. SI यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी दोनों के लिए क्या होगा? दोनों के लिए आप जूल ही लिखोगे, जूल. अब इसमें वर्क डन के लिए जो डेफिनेशन होता है W इज इक्वल टू F इंटू S. If a force applied on that body and there is a displacement, then it means work is done. यानी अगर कोई, तो हमारा नेक्स्ट क्या है? SI यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी क्या है? जूल. तो हम लोग जानते हैं वर्क डन का डेफिनेशन W इक्वल टू F इंटू S. सिंपल वे में अगर कोई एंगल की बात ना हो तो यहाँ पे F इंटू S. लेकिन अगर वर्क डन के लिए अगर लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स के बीच में अगर एंगल हो तो इसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं W इक्वल टू F इंटू कॉस थीटा इंटू S, जहाँ पे S जो कॉस थीटा है जो एंगल का वैल्यू है. ठीक है, तो ये अपर क्लासेस में अभी इसको भी देखेंगे कि क्या होता है कॉस थीटा. तो W इक्वल टू F इंटू S यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देन नो वर्क डन. अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बॉडी अपने पोजीशन से अगर डिस्प्लेस नहीं हो रही, मीन्स देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, मीन्स नो वर्क डन. तो वर्क का जो हमारा ये जो जूल आया है, इसको इसमें हम समझ सकते हैं कि वर्क डन का जो SI यूनिट है इसको हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि F जो है फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर. तो इसको हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं. यानी कि 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल टू 1 जूल होगा. यानी एक जूल को अगर इस फॉर्म में लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. ठीक है, यानी एनर्जी के लिए भी जब हम डिफाइन करेंगे तो उसके लिए भी देखेंगे क्या हो सकता है. और यहाँ पे जो वर्क डन का 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 1 जूल. दिस इज द SI यूनिट. ओके, और 1 कैलो, इसके लिए जो यूनिट है वो कैलोरी भी होती है. 1 कैलोरी इज इक्वल टू किसी बुक में दिया है 4.186 जूल, और कहीं कहीं पे 4.2 जूल भी लिख सकते हैं. ठीक है, 1 कैलोरी. ये एनर्जी के लिए भी कैलोरी यूज किया जाता है कि कितने का, आप पूछता है ना कि ये फूड कितने कैलोरी का है,
जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उससे भी रिलेटेड है कि एनर्जी को हम कैलोरी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो 1 कैलोरी की वैल्यू हो जाएगी 4.186 जूल या फिर 4.2 जूल भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और ड्यू टू मोशन। सो इस बेस पर ड्यू टू पोजीशन और ड्यू टू मोशन के बेस पर हम मैकेनिकल एनर्जी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरे को बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी, केई, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन कह सकते हैं, ड्यू टू पोजीशन, और इसका फॉर्मूला जो होता है पी का मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। यानी अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगा। दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अगर किसी बॉडी सपोज करो यहाँ पे है और यहाँ से फिर अगर हम यहाँ 10 मीटर की हाइट पर ले गए यहाँ पे, तो इस पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि अगर हाइट को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन मास दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मास को बढ़ाएंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। एंड सेकेंड कंडीशन इज हाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स हाइट। इफ हाइट विल बी मोर देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी मोर। यानी हाइट को अगर ज़्यादा करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सेकेंड कंडीशन है हमारा काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है दैट मीन्स इट इज इट है body having a kinetic energy, and formula for kinetic energy that will equal to half mv square, where m is the mass of the body and v is the velocity of the body. okay, तो ये तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे। अगर बॉडी का मास को बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, अगर बॉडी के वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मीन्स बोथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। ओके, ना हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2 टाइप्स के यहाँ पे दिखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स जब किसी बॉडी को हम अगर कुछ हाइट तक अगर ले जाएंगे, सपोज करो यहाँ पे बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगा दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो और उसकी फार्मूला सेम होगी, पोटेंशियल एनर्जी का जो mgh है सेम वही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर हम लिफ्ट करते किसी बॉडी को एक हाइट तक अगर ऊंचाई तक ले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सपोज करो कि अगर कोई बॉडी है उसको अगर डिफॉर्म किया जा रहा है यानी कंप्रेस किया जा रहा है, ऐसे कंडीशंस में सपोज करो कि अगर स्प्रिंग ले लेते हैं, अगर उसको डिफॉर्म करते हैं तो उसमें जो एनर्जी होगा दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग वॉच का अगर स्प्रिंग में कंप्रेस करते हैं दैट मीन्स उस टाइम पे जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी के 2 टाइप्स हो गए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल आ गया आप समझ में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स के बारे में। ओके।